Good morning. My name is Komal from BSc Final Year Chemistry Honors. My presentation on the topic energy level of a rigid rotator in physical chemistry. Let's see our derivation of a energy level of a rigid rotator by step. अब स्टेप बाय स्टेप इसका डेरिवेशन देखते हैं. ओके, फर्स्टली भी देखते हैं कि जो रिजिड रोटेटर है उसका मतलब उसके डेरिवेशन सोल्व करने के लिए जो S2 मोलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है डाई एटॉमिक मोलिक्यूल की. तो जो डाई एटॉमिक मोलिक्यूल होता है वो S2 ले लिया. अगर S2 लेते हैं तो उनके दो पार्ट जैसे एक एटम मतलब अलग अलग हैं. इनका कुछ मास होगा अपनी जगह पे. उनकी जो डिस्टेंस होगी वो किसके ऊपर, ये दोनों जो अटैच है वो किससे, एक रिजिड बार से उनको वो किया गया है. ठीक है, दोनों एटम को अटैच, और बीच में वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी. इस प्रकार से हम देखते हैं कोई भी वन एटम है उसका मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, कनेक्टेड बाय द रिजिड बार इन बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ओके, जो कंप्लीट डिस्टेंस है उसको हम डिनोट करते हैं आर नोट से. और जो m1 और c के बीच में जो डिस्टेंस है वो है r1, और m2 और c सेंटर ऑफ ग्रेविटी या मास चेकिंग का बीच में जो डिस्टेंस है उसको डिनोट करते हैं r2 से. ओके, अब देखते हैं जो फिर जो रोटेशन होगा, ये वाला एटम है वो इस तरफ रोटेट करेगा, ये वाला इस तरफ रोटेशन करेगा. ठीक है, अब आगे देखते हैं. आगे अब देखते हैं डेरिवेशन. डेरिवेशन ऑफ ए रोटेशनल एनर्जी. ठीक है, कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे डायटोमिक जो मॉलिक्यूल है उसके रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे, वो लेके चलते हैं. and them to consider diatomic molecule for rigid rotator. ठीक है, अब जो इनके बीच में जो डिस्टेंस थी वो कितनी है, आर नोट डिस्टेंस है. देन टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियर या फिर एटम इक्वल टू आर नोट. ओके, और जो अब अपन को पता ही जो आर नोट है उसकी वैल्यू है r+1 + r2, क्योंकि r1 डिस्टेंस ये वाली है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और m1 मास से, और r2 वाली m2 से सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, टोटल डिस्टेंस आ गई r नोट इज इक्वल टू r1 + r2. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब जो इक्वेशन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वो देखते हैं. ठीक है, तो एज वी नो एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसके लिए डायटोमिक मॉलिक्यूल ले रखे, तो उनके लिए देखें डायटोमिक मॉलिक्यूल at the point which satisfies the following condition. ओके, जो कंडीशन है वो क्या है, m1r1 इज इक्वल टू m2r2. ये है इक्वेशन फॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए. अब देखते हैं मोमेंटम ऑफ इनर्शिया. मोमेंटम ऑफ inertia of the diatomic molecule
मोमेंटम ऑफ इनर्शिया कितना है, I इज इक्वल टू m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर, दैट इज द इक्वेशन नंबर ऑफ 3। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जो इक्वेशन 3 है उसको रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज इक्वेशन 3। ओके, कैसे, m1 r1 प्लस m2 r2 इक्वेशन नंबर होगी 4। नाउ वी विल पुट सेकेंड इक्वेशन इन 4th। ओके, जो m1 r1 है वो का यहाँ के वैल्यू m1 r1 की वैल्यू कितनी है, m2 r2 है ना, वो यहाँ पुट कर देंगे। और सेम ऐसे ही जो m2 r2 की वैल्यू है m1 r1 वो यहाँ पुट कर देंगे। ओके, m2 r2 r1 प्लस m1 r1 r2 इज इक्वल टू, अब देखते हैं जो m1 और m2 कॉमन आ, मतलब r1 r2 दोनों में कॉमन आ गया, तो I इज इक्वल टू m1 प्लस m2 ब्रैकेट r1 r2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 होगी। अब आगे देखते हैं जो इक्वेशन सेकंड है अपनी, ये वाली जो टोटल इक्वेशन फर्स्ट है, सॉरी जो इक्वेशन फर्स्ट है उसकी वैल्यू यहाँ निकालते हैं, मतलब r1 और r2 की वैल्यू निकालते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। तो यूजिंग इक्वेशन जो r नोट की वैल्यू क्या थी, r1 प्लस r2 थी, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट है ना, फर्स्ट, तो इससे जो r1 है उसकी तो वैल्यू क्या आएगी, r0 माइनस r2 है। ठीक है, और जो r2 की वैल्यू है वो आएगी r0 माइनस r1। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर होगी 6। अब है ना जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू है ना, ये वाली m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2, यहाँ पे ये r1 और जो r2 वैल्यू निकाली है ना वो पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं आगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ r1 इन इक्वेशन सेकेंड, मतलब क्या थी इक्वेशन m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2, जो m1 की वैल्यू थी वो क्या थी, r0 माइनस r2। एक बार तो r1 की वैल्यू पुट करेंगे और सेकेंड एक बार r2 की वैल्यू पुट करेंगे, जिससे अपन एग्जैक्ट वैल्यू r2 की निकल जाएगी। जैसे अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, m1 r0 माइनस m1 r2 इज इक्वल टू m2 r2, m1 r0 इज इक्वल टू m2 r2 प्लस m1 r1, m1 r0 इज इक्वल टू, अब इसमें से क्या करेंगे, m2 r2 ये माइनस में जाएगा, ये 2 है यहाँ पे। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे r2 कॉमन ले लेंगे, r2 कॉमन आ गया ना, तो फिर अब r2 की वैल्यू अपन इजीली से निकाल सकते हैं। r2 की वैल्यू क्या आएगी, m1 r0, ये वाला डिवाइड में चला जाएगा, m1 प्लस m2, दैट इज द वैल्यू ऑफ, ठीक है, r2 की वैल्यू आ गई। ये इक्वेशन नंबर 7 नाम नेम दे। अब ऐसे वैल्यू r1 की निकालें, r1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो ग्रेविटी की इक्वेशन है ना सेम वही m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2, यहाँ पे पुट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन, मीन्स है कि यहाँ पे r2 की वैल्यू पुट करेंगे जो अपन ने निकाली थी, m1 r1 इज इक्वल टू m2 क्या थी, r0 माइनस r1 थी। ठीक है, सिक्स इक्वेशन में देख सकते हैं। फिर m1 r1 इज इक्वल टू m2 r0 माइनस m2 r1, तो इससे क्या होगा,
M2 R नोट इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R1। फिर आगे कॉमन ले लेंगे R1, M1 प्लस M2 कॉमन आ गया R1। फिर यहाँ पे अपन किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, R1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। R1 की वैल्यू निकालेंगे तो M2 R नोट अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है, ये निकल जाएगी वैल्यू। इसको 8 इक्वेशन नाम देते हैं। जो R1 और R2 की वैल्यू आ गई, अब इस वैल्यू को पुट करेंगे आगे। अब यूजिंग इक्वेशन 7, 8 इन फिफ्थ इक्वेशन, जो फिफ्थ इक्वेशन निकाली थी ना इनर्शिया ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन लेके और उसकी वैल्यू पुट करके, फिर बाद में जो वैल्यू आई थी आई इज इक्वल टू क्या थी, ये वैल्यू थी आई इज इक्वल टू M1 प्लस M2 R1 R नोट, ठीक है। पुट करते हैं M1 प्लस M2 R1 R2, यहाँ पे अब R1 और R2 की जो वैल्यू है 7, 8 इक्वेशन के अकॉर्डिंग वो यहाँ पुट कर देंगे। आई इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू M2 R नोट अपॉन M1 प्लस M2 M1 R नोट अपॉन M1 प्लस M2। अब एक से एक कैंसिल हो जाएगा, फिर अब क्या बच जाएगा, M1 M2 R नोट का स्क्वायर अपॉन में M1 प्लस M2, ये आ जाएगी इनर्शिया ऑफ मोमेंटम की वैल्यू, जो आई इज इक्वल टू M1। अपन को जो बताया मास वो होता है ना ग्रॉस मास, उसकी जो वैल्यू होती है वो यही होती है। ग्रॉस मास का फॉर्मूला क्या होता है, M1 इंटू M2 अपॉन में M1 प्लस M2, दैट इज द म्यू। तो ये क्या होगा, ग्रॉस मास। तो इक्वेशन क्या आ गई, आई इज इक्वल टू म्यू R नोट का स्क्वायर, ओके। आगे देखते हैं जो एंगुलर, मतलब यहाँ पे क्या है, रोटेशनल सिस्टम यूज किया गया है अगर रोटेशनल एनर्जी निकाल रहे हैं तो। लेकिन रोटेशनल सिस्टम जहाँ होगा वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम भी होगा, तो फिर यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होगी मॉलिक्यूल के लिए रोटेशन, वो क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए rotating molecule is given, okay, L is equal to I ओमेगा। अपन को पता है L है एंगुलर मोमेंटम, जो I है वो अपना है मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब आगे देखते हैं जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, अपना क्वांटाइजर ले रखा है, तो क्वांटाइज की वजह से उसकी वैल्यू क्या होगी, L इज इक्वल टू रूट J इंटू J प्लस 1 इंटू H अपॉन में 2S, ठीक है। अब देखते हैं एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइजर, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइजर whose values given by वो क्या है, L इज इक्वल टू रूट J इंटू J प्लस 1, अब ब्रैकेट से बाहर, मतलब रूट से बाहर, इंटू में क्या है H अपॉन 2 पाई, ठीक है। लेकिन जो J की वैल्यू होती है ना वो क्या होती है, 0 1 2 3 2, तो मतलब इनफाइनाइट तक है, रोटेशनल क्वांटम नंबर है, इनको क्या बोलता है, इट्स कोल्ड रोटेशनल क्वांटम नंबर, ठीक है।
आगे देखते हैं जो एनर्जी है वो रोटेशन का मतलब जो एनर्जी रोटेशन मतलब कि रोटेशन मोलिक्यूल है उसकी कोई एनर्जी भी होगी। नाउ द एनर्जी ऑफ ए rotating molecule is given वो क्या है E इज इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब जो एनर्जी है उसको आई से ही मल्टीप्लाई करते हैं और आई से क्या करते हैं डिवाइड। आगे देखते हैं तो रोटेशनल एनर्जी कितनी आई थी, मतलब आई से मल्टीप्लाई करने के बाद आई ओमेगा का होल स्क्वायर हो गया था क्योंकि ओमेगा तो होल स्क्वायर था ही और 2 आई है। ठीक है, तो फिर अपन को पता है जो एंगुलर मोमेंटम है ना उसकी वैल्यू कितनी है आई ओमेगा है ना, तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा एल का स्क्वायर अपॉन 2 आई। ठीक है, और जो एल की वैल्यू है ना वो पुट करते हैं अपन को। जब क्वांटाइज्ड के लिए एल की वैल्यू क्या आई थी, क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम क्या था क्वांटाइज्ड था, तब वैल्यू थी जे प्लस 1। ठीक है, करूट इंटू एच अपॉन में 2 पाई। ये जे की वैल्यू है, इसका होल स्क्वायर करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे और इसका करेंगे, तो अपॉन में है वो क्या है 2 आई है। ये पता है रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी जे प्लस 1 इंटू एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई का स्क्वायर। ठीक है, इंटू अपॉन 2 आई, तो ये आर की वैल्यू क्या हो जाएगी जे प्लस 1 इंटू एच स्क्वायर अपॉन इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पाई का स्क्वायर आई आ जाएगी। ठीक है, तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई जे प्लस 1 that is the value of a energy level of a rotation register। ठीक है, अब यहाँ पे जो जे की वैल्यू है वो पुट करके देखते हैं। पुटिंग j is equal to 0 1 2 3 देसी। ठीक है, ये वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट करते हैं जे इज इक्वल टू 0, तो एनर्जी अगर फिर 0 की कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो कंप्लीट इक्वेशन क्या हो जाएगी 0 पाई का स्क्वायर आई 0 प्लस 1 दैम, तो ए आई कितना आ गया 0, मतलब एनर्जी ऑफ 0 की 0 आ गई। अब ई जे इज इक्वल टू 1, मतलब कि फर्स्ट के लिए निकाल रहे हैं एच स्क्वायर 8 पाई का स्क्वायर आई इंटू 1, तो यहाँ कितने आ जाएगी 2 था, तो 2 एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर आई ई 1 की आ गई। जे इक्वल टू 2 पट करके देखते हैं सेकेंड के लिए कितनी जाएगी एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर आई इंटू 2 प्लस 1, ई टू को कितनी आ जाएगी 6 एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई, ऐसे ही निकालते रहेंगे। ठीक है, अब इनका जो ग्राफ है वो देखते हैं एनर्जी लेवल का। जो वैल्यू निकालनी थी ना एनर्जी की E1 की E2 E3 की, ठीक है, वो वाली कुछ करते हैं। देखो एक खासियत एक बात है, जितनी ज़्यादा अगर एनर्जी लेवल जो बढ़ता जाएगा ना, एनर्जी लेवल जितना बढ़ेगा
उतनी ज़्यादा फिर जो लाइन में जो स्पेसिंग होती है ना, जैसे अकॉर्डिंग टू ग्राफ पता चलेगा, उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। जैसे ये वाली फॉर जीरो के लिए है, जीरो एनर्जी लेवल के लिए, ठीक है। आगे एनर्जी लेवल्स इंक्रीज हुआ है, जो एनर्जी लेवल फर्स्ट है उसके लिए है 2h² 8π² आई है। आगे स्पेसिंग और एनर्जी लेवल बढ़ा है सेकंड के अंदर, तो फिर क्या हुई, एनर्जी जो स्पेसिंग है वो इंक्रीज हो गई ना, वो कितना था 6h² 8πi आ गया। अब अगेंस्ट एनर्जी इंक्रीज हुई तो स्पेसिंग और इंक्रीज हो गई इनके कंपैरिजन में। खड़े के लिए कितना था 12h² 8π² आई, ठीक है। फिर ये क्या है, रोटेशनल, इधर क्या हो रही है, रोटेशनल एनर्जी, ठीक है। स्पेसिंग इंक्रीज होगी इसके कंपैरिजन फोर्थ में, वो कितनी आ गई थी 20h² 8π² आई। जैसे अब 5 में देखें तो 5 तो इंक्रीज 30h² 8π² आई। अब यहाँ देख सकते हैं ना, मतलब जैसे एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो फिर जो स्पेसिंग होती है, स्पेसिंग लाइन बिटवीन इन बिटवीन, तो वो भी क्या हो गया, इंक्रीज होती जा रही है। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा लाइन में स्पेसिंग होगी, ठीक है। इस प्रकार हमारा डेरिवेशन था एनर्जी लेवल ऑफ ए रिजिड वाटर का। थैंक यू।